नमस्कार दोस्तों। रीट मुख्य परीक्षा चाहे लेवल प्रथम हो चाहे लेवल द्वितीय हो, दोनों के अंदर टॉपिक दिया गया सूचना तकनीकी, जिसके 5% आने वाले हैं। यानी कि 10 अंक का ये टॉपिक है और 10 में से 10 अंक यानी पांचों के पांचों पर्सन आपको सही करने। उसके लिए ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने। यह है हमारे सिलेबस में सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव। दोस्तों 4 टॉपिक है और आज जो हमारी सूचना तकनीकी ये पहली क्लास है जिसके अंदर हम पहला टॉपिक देखने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। 4 क्लासें, 4 टॉपिक, सूचना तकनीकी के 5% आपके तैयार यहां से हो जाएंगे अगर ये 4 क्लासें आपने ध्यान से अटेंड कर ली। समझ गए मित्रों? बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर के अंदर। कहां पर मिलेंगे? राजस्थान जीके का जो पार्ट है उसी के अंदर, राजस्थान जीके वाला कोर्स है उसी में शैक्षिक जो परिदृश्य और सूचना तकनीकी है इसके भी नोट्स आपको साथ में उपलब्ध करवाए जाएंगे दोस्तों। तो आप वहां पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। रही बात हमारी कक्षा 9 और कक्षा 10 के अंदर ये टॉपिक है, तो यहां पर देखिए आरबीएससी एनसीईआरटी किताबों का सार है। यहां पर सबसे बड़ी बात हमारे नोट्स रहते हैं वो सिर्फ आरबीएससी एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित रहते हैं और वहां से लगभग ज्यादा तो मैं नहीं कहता लेकिन 85 से 90% तक सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, ये हम कहते हैं। चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। आज हमारा टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। दोस्तों एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार का आपके पास कोई डाउट है तो उसके लिए आप यहां पर जो इंस्टाग्राम आईडी दी गई है उस पर जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करें आज की क्लास। चलिए मित्रों, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटी क्लास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 2.5 घंटे में पूरी सूचना तकनीकी करा दूंगा, यानी यह टॉपिक आपका रहने वाला है लगभग 30 मिनट के आसपास। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई समस्याएं आती है जिनका समाधान करना अति आवश्यक है और वह इस तकनीक से संभव है। आज मित्रों लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में कोचिंगें बंद थी, किताब हम खरीद नहीं सकते थे, फिर भी हम अपनी तैयारी को जारी रखा था। किसके कारण? इसी सूचना तकनीक के कारण। इसी क्लास, ये आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, घर बैठे हुए आप क्लास ले रहे हैं सूचना तकनीकी की। पहले क्या था? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हम जाते थे, बड़े शहरों में जाते थे, वहां कोचिंग अटेंड करते थे, ढेर सारे रुपए देते थे, फिर हमें कोचिंग मिलती थी। समय खराब अलग होता था, आने जाने का समय, रहने का, इस प्रकार। आज जब समय मिला आराम से क्लास अटेंड कर सकते हैं। यह सूचना तकनीक का ही प्रभाव है दोस्तों। आईसीटी तकनीक के विकास से विभिन्न सूचनाओं एवं संप्रेषण माध्यमों को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति तक वैज्ञानिक ज्ञान संबंधी विचारों एवं सूचनाओं को एक ही समय में एक साथ आसानी से पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे समाचार पत्र है, जैसे पत्रिकाएं हैं, जैसे टीवी है, जैसे टेप रिकॉर्डर है, जैसे कंप्यूटर है, जैसे इंटरनेट है। इंटरनेट यानी आप जो ये चीज देख रहे हैं ना अभी क्लास, ये इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं दोस्तों। वर्तमान समय में विद्यालय प्रशासन में भी कई संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय प्रशासन में भी आजकल बहुत सारे जो है संचार माध्यम आ गए, सूचना तकनीक का प्रभाव पड़ा है, वो आगे हम देख लेंगे कौन कौन से दोस्तों। आगे देखिए, छात्रों की कार्य निष्पत्ति में सुधार लाने व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति में भी इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही प्राचार्य, शिक्षक, छात्र, समुदाय के मध्य अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण निरंतर बना रहे, इसके लिए भी उपयुक्त माध्यमों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी शब्द का पहली बार प्रयोग 1958 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में मिले एक लेख में किया गया दोस्तों। देखिए यहां से समझना है आपको, क्वेश्चन बन सकता है सीधा। ये जो भी हमने लाइन पढ़ी है ना, एक सूचना प्रौद्योगिकी जो शब्द है इसका सबसे पहली बार प्रयोग 1958 के अंदर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक लेख मिला था जिसके अंदर किया गया था दोस्तों। 1962 में टेलीस्टार नामक उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ ही
संचार व्यवस्था का आरंभ हुआ। बाकी हम आगे जैसे है एक ग्राफ लेकर आ जाऊंगा आपके सामने, जिसके अंदर क्रम से बता दूंगा हर चीज कौन सा कब आया, समझे आप। तो यहां पर देखिए टेलीस्टार नामक जो उपग्रह है वो प्रक्षेपण किया गया उसका, तो संचार व्यवस्था है उस समय आरंभ हो गई। कब? 1962 में। प्रथम संचार उपग्रह अर्ली बर्ड था जो 1965 में प्रक्षेपित किया गया था। प्रकाशीय तंतु संचार की 1970 में शुरुआत हुई थी। और यह क्वेश्चन यानी सूचना तकनीकी जैसे फर्स्ट ग्रेड में हमारा टॉपिक रहता है, तो वहां पर आज तक जब भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ या अदर कहीं पर भी सूचना तकनीकी टॉपिक जोड़ा जाता है तो यह प्रश्न बनकर जरूर आता है दोस्तों। यह क्रम पूछा जाता है। सूचना है प्रेषक यंत्र में जाएगी, माध्यम का किस माध्यम से, जैसे हम समाचार पत्र ले सकते हैं, समाचार माध्यम के द्वारा ही आती है, फिर हम उसको प्राप्त करता यंत्र यानी हम प्राप्त करते हैं और वापस हमें सूचना मिल जाती है। तो यह माध्यम याद रखना, यह सीधा क्रम पूछा जाता है और एक क्वेश्चन बन सकता है सीधा, 2 अंक की बात है, अभी बोल रहा हूं, ये पेपर हो उस दिन देख लेना, समझ गए। ये नॉर्मल जो हम जानकारी आपको देते हैं वो हो गई। बात हम कर रहे हैं सूचना तकनीकी की, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सूचना होती क्या है, समझे आप। सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं तो सूचना क्या है दोस्तों, देखिए इंफॉर्मेशन, जब विभिन्न आंकड़ों, तथ्यों, पद्धतों इत्यादि को व्यवस्थित करके उपयोगी बनाकर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ही सूचना कहलाती है। कोई आंकड़ा है, कोई तथ्य है, कोई न्यूज है आपके पास, कोई बात है आपके पास, उसको आप व्यवस्थित बनाएं, उसको अगले को पास अगर आप भेज रहे तो उसके लिए उपयोगी बनाए, और फिर किसी प्रक्रिया के द्वारा अगर उसको आप दे रहे तो वो क्या है, एक सूचना हो गई दोस्तों। जैसे विज्ञापन है, जैसे न्यूज है, जैसे ब्लॉग है, जैसे सॉफ्टवेयर है, जैसे पाठ्य पुस्तकें, जो पाठ्य पुस्तक आप रखते हैं ये एक सूचना ही है दोस्तों, समझे ना आप। अब देखिए गोल्ड के अनुसार क्या बताया गोल्ड ने, आंकड़ों, तथ्यों को प्रचलित परंपराओं के माध्यम से उपयोगी बनाकर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ही सूचना कहलाती है। यह किसने कहा? गोल्ड ने कहा। वेबस्टर के अनुसार देखिए सूचना के अंतर्गत वे आंकड़े तथा तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें खोज एवं अनुसंधान द्वारा प्राप्त किया गया है। सूचना के अंतर्गत वे आंकड़े तथा तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें खोज एवं अनुसंधान के द्वारा प्राप्त किया गया है दोस्तों। यह हो गई सूचना। अब बात करते हैं सूचना के साथ हम संचार का संप्रेषण भी तो करेंगे ना। सूचना का संप्रेषण क्या है? देखिए मित्रों, संप्रेषण अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन से बना हुआ। संप्रेषण अंग्रेजी भाषा का शब्द है कम्युनिकेशन, हम पढ़ते हैं बहुत जगह कम्युनिकेशन, जिसका उद्भव ग्रीक भाषा के कम्युनिस से हुआ है, जिसका अर्थ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आपस में बात करना है। कम्युनिकेशन का उद्भव हुआ है ग्रीक भाषा के कम्युनिस्ट से, और जिसका अर्थ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आपस में बात करना। दूसरा शब्द है लैटिन भाषा का कम्युनिकेशन के लिए, वो क्या है? कम्युनिकेर है दोस्तों। कम्युनिकेर जिसका अर्थ है साझा करने से, जिसका कम्युनिकेट का अर्थ होता है कोई बात साझा करना, कोई चीज है उसको साझा करना दोस्तों। अतः संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ संचार, सहभागिता, प्रवेश या सामान्यीकरण है दोस्तों। और यह क्वेश्चन भी आता है सीधा, ये पूछे जाते हैं संचार, सहभागिता, प्रवेश और सामान्यीकरण। जैसे एसएमएस के माध्यम से, एमएमएस के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, समझे आप, संप्रेषण के साधन होते हैं ये। अब देखिए संचार के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बात की। एडगर डेल, संचार का अर्थ सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना। एडगर डेल के अनुसार संचार का अर्थ है सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना। वारेन एंड वेबर, यह एक ऐसी क्रिया का तंत्र है जिसके द्वारा एक मन दूसरे मन को प्रभावित करता है। मैं कोई बात बोल रहा हूं, उससे आप प्रभावित हो रहे, तो ये बीच का जो माध्यम है, यह संचार का काम कर रहा है दोस्तों। थियो एमेन ने क्या कहा? संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। मेरी समझ आप में, आपकी समझ मेरे में, जो हस्तांतरण हो रहा है वो क्या है? संचार का माध्यम है। अगर आपको कोई शहर जाना है तो कौन से संचार का माध्यम करेंगे? बस का, ट्रेन का या पर्सनल गाड़ी का?
तो वो क्या हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई बात आप किसी को दे रहे हैं, कोई सूचना आप किसी को दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, संचार का माध्यम हो गया दोस्तों। अब आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। दो या दो से अधिक माध्यम के बीच सूचना व संदेश हेतु प्रयुक्त तकनीकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। दो या दो से अधिक माध्यम के बीच सूचना व संदेश हेतु प्रयुक्त तकनीकी, दो व्यक्तियों के बीच अगर आप कोई चीज है, कोई तकनीक का सहारा लेकर कोई सूचना है वो दे रहे हैं इधर से उधर, तो वो हो गई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दोस्तों। इसके द्वारा संपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती है उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे प्राप्त किया जा सकता है। आज आप अपने घर के कमरे में बैठे बैठे जिस क्लास को लेना चाहते हैं उस क्लास को आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। ये सूचना और संचार ही है दोस्तों, समझे। पहले कहां था, ये नहीं था ना। ये श्रम, समय व कागजी कार्य से बचत करता है। यही नोट्स आज आपको यहां पर पता है, यही ऐप के ऊपर नोट्स उपलब्ध है जहां से आप इनको प्राप्त करके आराम से पढ़ सकते हैं। क्या आपने कागज का काम किया? क्या आपने कागज में लिखने के लिए मेहनत की? क्या आपका समय खराब हुआ लिखने में? कुछ नहीं हुआ। यही है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना व संचार पर कार्य करने के लिए संगठित उपकरणों कार्यशाला की आवश्यकता होती है, जहां पर इससे संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं। यानी कि संगठित उपकरण, जैसे हम सीधा सा उदाहरण दो आपके लिए, आपके पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं है तो क्या ये सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हो? नहीं। मतलब एक आपको जो है उपकरण चाहिए, संगठित उपकरण, जिसके द्वारा आप ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए। उपकरणों के एकीकृत प्रबंधन के तत्वों, यंत्रों, सेवाओं एवं व्यवहारों का प्रयोग सूचनाओं के संग्रह, उसकी प्रक्रिया तथा साझा करने के लिए किया जाता है दोस्तों। आईसीटी को कंप्यूटर के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन से बहुत प्रभावित किया गया है एवं विस्तृत आयाम प्रदान किया गया। किसमें? आईसीटी को, दो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को। संचार प्रौद्योगिकी वर्तमान कोरोना महामारी के काल में शिक्षण अधिगम हेतु दुर्लभ वरदान बनकर उभरी। अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी समग्र सूचनाओं को प्रभावित करने वाली क्रिया है। कोरोना का जो उदाहरण क्लास के शुरू में मैंने दिया था वो यहां पर आकर आपको बता दिया गया है दोस्तों। अब जो चीज आ रही है ना, अगला जो हमारा चीज आ रहा है, जो हमारा पैराग्राफ आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। लगभग उसमें मैं 15 के आसपास लाइनें आपको लेकर आऊंगा, एक एक से क्वेश्चन सीधा बनकर आ सकता है। तो नाम है सूचना संचार तकनीकी का उद्भव व विकास दोस्तों। देखिए 1438 में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापेखानी मशीन का आविष्कार किया था। कब? 1438 के अंदर दोस्तों। 1837 में अमेरिका के एसपीबी मोर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। 1849 में फ्रांस के एलजीएम डेग्रे तथा इंग्लैंड के डब्ल्यूएचएफ तालबोट ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया। तो हर एक लाइन में आविष्कारों की बात हो रही है। जो आज हम सूचना और संचार तकनीकी देख रहे हैं ना, ये कहां से शुरू हुई? धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती। एक बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा होता है, लेकिन जब वो 20 साल का होता है तो अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार जो सूचना और संचार तकनीकी है ये धीरे धीरे बढ़ती हुई वयस्क हुई है दोस्तों। 1895 में इटली के जी मार्कोनी के रेडियो का आविष्कार किया। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार 1895 में किया। 1876 में स्कॉटलैंड के ग्रामवेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1900 में फ्रांस के एन रेने ग्राफिन ने फोटोस्टेट का आविष्कार किया। फोटोस्टेट सूचना तकनीक का ही भाग है मित्रों। एक सूचना है, जो सूचना हमारे पास इलेक्ट्रिक रूप से है उसको हम किसमें? हार्डवेयर के रूप में ले सकते हैं। 1925 में स्कॉटलैंड के जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। सर्वाधिक सूचनाएं प्रदान कर रहा है वर्तमान में टेलीविजन दोस्तों। आगे चलिए। 1938 में अमेरिका के एफ कार्लसन ने जीरोग्राफी का आविष्कार किया। जीरोग्राफी समझे। 1940 में इंग्लैंड के जेबी डेसर
तथा फ्रांस के रेने डे ग्रेन ने माइक्रोग्राफी का आविष्कार किया। स्क्रीनशॉट ले लेना जो साथी नोट्स बना रहे हैं। 4 दिनों के अंदर ये 4 क्लासें लेकर आऊंगा और 5 आपके प्रश्न तैयार करूंगा, 10 नंबर तैयार करा दूंगा और लगभग 500 क्वेश्चन भी उसके बाद में आपको करवा दूंगा इनके। समझ गए? सर्वप्रथम 1947 में अमेरिकी AT&T संस्था व बेल लेबोरेटरी द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग किया गया। जब भारत आजाद हुआ उस समय अमेरिका के अंदर 1947 में। विश्व में सर्वप्रथम सन 1950 में सूचना एवं संचार विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। सूचना एवं संचार विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम 1950 में किया गया। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत रूस ने पहला स्पुतनिक उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये। 1960 में अमेरिका के थियोडोर मेनन ने प्रिंटिंग में काम आने वाली लेजर तकनीक का आविष्कार किया। लेजर तकनीक का दोस्तों। आगे चलिए। 20वीं शताब्दी में आधुनिक उपकरणों जैसे मैग्नेटिक, वीडियो कैमरा, वीडियो डिस्क एवं कंप्यूटरों का विकास हुआ। एंड्रॉयड मोबाइलों का विकास हुआ। समय बहुत बदल गया पिछले 10 साल। आज 2023 चल रहा है, 2013 को उठाइए और 2023 को उठाइए, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। भारत में मोबाइल सेवा 1995 में कलकत्ता के अंदर प्रारंभ की गई थी। तो यह एक बेसिक जानकारी है जिसे सीधे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान में सूचना एवं संचार तकनीकी दोस्तों। राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1987 में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना की गई। कंप्यूटर निदेशालय 1987 में। 30 सितंबर 1997 को कंप्यूटर निदेशालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया। बात आती है 13 मई 2002 का। इस दिन इसका नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग कर दिया गया। कंप्यूटर निदेशालय से बना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से बना सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। ये राजस्थान, बहुत इतना ही याद रखना है, यही टॉप चीज आपके लिए बन सकती है। अब हम बात करते हैं सूचना संप्रेषण तकनीक हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो जो पहले चलती थी, जो परंपरागत हम काम में लेते हैं, एक जो नई आई है, इलेक्ट्रिक आई है, वो चीज दोस्तों। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक को विशेष रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहली है परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। पहली कौन सी है? परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीक दोस्तों। दूसरी होगी आधुनिक। ये परंपरागत है तो वो हो जाएगी आधुनिक दोस्तों। अब देखिए परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, ऐसी तकनीक जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिनके माध्यम से व्यक्ति वर्तमान में भी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। प्राचीन काल से चली हुई आ रही है और आज भी जिसको हम काम में ले रहे हैं वो है परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। कोई सूचना है जिसको हम अगर किसी के पास भेजते हैं तो पुरानी तकनीक काम में लेते हैं, तो वो होगी परंपरागत सूचना संप्रेषण तकनीकी। जैसे मुद्रित सामग्री, पाठ्य पुस्तक है, पत्र पत्रिकाएं हैं, विद्यालय है एवं अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों से प्राप्त पाठ्य सामग्री, ये आएंगे। चित्र, मानचित्र, आरेख, पोस्टर, कार्टून, चार्ट, ये आएंगे परंपरागत में। त्रिआयामी सामग्री, नमूने, मॉडल, कठपुतलियां, ये आएंगे परंपरागत में। मौखिक सूचनाएं, अगर कोई मौखिक सूचनाएं दे रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं इसको, ये एवं ज्ञान जिसे शिक्षकों, सहपाठियों, दोस्तों, माता पिता इत्यादि के द्वारा औपचारिक व अनौपचारिक रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी किस में आएंगे मित्रों? यह परंपरागत सूचना संप्रेषण तकनीकी में आएंगे दोस्तों। दूसरा जो प्रकार है वह आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। इस तकनीकी के अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी व नेटवर्क प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन इत्यादि आते हैं, जो कि निम्न प्रकार। यानी कि सीधा सा बात, कंप्यूटर जुड़ा हुआ, कंप्यूटर से कोई सूचना भेजेंगे, इंटरनेट, यानी कि जो इंटरनेट के द्वारा काम हो रहा है वो चीजें आएगी आधुनिक में। पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी।
इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ साथ इनपुट, आउटपुट व संग्रह करने वाली युक्तियां आती है। बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी की, इसके अंतर्गत प्रचालन प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, डेटाबेस, प्रबंधन प्रणाली, सर्वर, व्यापारिक व वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे ये हमारा ऐप है कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस, वो आएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के अंदर दोस्तों। समझ गए आप? हार्डवेयर के अंदर आप किसी चीज की है ना प्रिंट निकाल के देख सकते, प्रिंट को देखते हैं हार्डवेयर में। जबकि अगर आप किसी चीज को खुद उसमें ही देख रहे हैं, जो चीज है उसी में देख रहे हैं, जैसे आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं आपको पूरी जानकारी मिल जाती है, तो वो सॉफ्टवेयर में आएगी। तीसरा आता है आधुनिक के अंदर, तीसरा है जो है हमारा दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी। दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम से प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार या बेतार का आधुनिक सॉफ्टवेयर नेटवर्क, सुरक्षा, सूचना का कूटन, क्रिप्टोग्राफी आदि है दोस्तों। और चौथा है मानव संसाधन। मानव संसाधन में एक तो आएगा तंत्र प्रशासन, दूसरा आएगा नेटवर्क प्रशासक दोस्तों। यह हो गया सूचना तकनीकी के प्रकार, सूचना तकनीकी के दो प्रकार। समझ गए दोस्तों? अब बात करते हैं जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, इसकी आवश्यकता क्यों है, हमें क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है जो इसको हम काम में लेने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए मित्रों, लगभग 10 से 12 के महत्व आवश्यकताएं बता दूंगा मैं आपको। आईसीटी विद्यार्थियों के योग्यता अनुसार पाठ्य वस्तु को बोधगम्य बनाने का एक प्रभावशाली उपकरण है। समझ गए होंगे, तो नाम नॉर्मल सी चीज है। आईसीटी का व्यापक प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुबोध, सुगम बनाने में किया जा रहा है। आईसीटी ने दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र को सर्वाधिक सशक्त किया। दूरस्थ शिक्षा का क्षेत्र उसको भी सशक्त बना दिया। यह छात्रों के ध्यान केंद्रीकरण में भी क्या उपयोगी है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम को स्थायी बनाने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों के अधिगम को स्थायी बनाया जा सकता है इसके द्वारा। इस तकनीक के द्वारा शिक्षक कक्षा या पुस्तकालय में रहते हुए छात्र को संपूर्ण विषय के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने में सक्षम है। कक्षा में बैठे बैठे कैसे भी बताए, चाहे मानचित्र प्रयोग ले, कैसे भी ले, 3D 4D कैसे भी काम ले, सब बता सकता है। आगे देखिए, और भी बहुत महत्व है दोस्तों। आईसीटी उद्यतन ज्ञान की वृद्धि में भी सहायता करती है। आईसीटी शिक्षा के सभी माध्यमों में प्रमुख भूमिका निर्वाह करती है, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने में इसका क्या है, केंद्रीय महत्व है, मुख्य महत्व होता है दोस्तों। आईसीटी त्वरित गति से सूचनाओं का आदान प्रदान करती है एवं संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को संतुलित भी करती है दोस्तों। आईसीटी का व्यावसायिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, आंकड़ों तथा अध्ययन सामग्री को आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करता है। आईसीटी विभिन्न अध्ययन समूह के विचार विमर्श करने, अपने अनुभव बांटने तथा वाद विवाद द्वारा निष्कर्ष प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आगे देखिए, ये छात्रों के अंदर कौशलों का विकास, मूल्यांकन व तकनीकी आधारित शिक्षण प्रदान करने में भी सहायता करता है। अर्थात आईसीटी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। आईसीटी का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं ना शिक्षा में, तो मानकर चलिए कि एक बच्चे की जो सीखने की गति है, याद रखने की गति है, वो बहुत तेज हो जाएगी। समझ गए होंगे? अब देखिए नोट, इंपॉर्टेंट चीजें ये दो। नई शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, के अंतर्गत आधुनिकीकरण के संदर्भ में कंप्यूटर साक्षरता एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए सिफारिश की गई है, जिसके आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी के निरंतर बढ़ते नए आयामों का उपयोग हम शिक्षा की प्रगति में कर रहे हैं दोस्तों। दूसरी बात, दूसरा नोट है, सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि अन्य देशों के विद्यालयों की भांति हमारे देश के विद्यालयों में भी कुछ नई जैसे प्रोजेक्टर, फिल्म, रेडियो और एपिडाइस्कोप आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। ये यानी 1952 में भी मांग उठी और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी मांग उठी। नई शिक्षा नीति के बारे में हमने पढ़ लिया था शैक्षिक परिदृश्य के अंदर, चौथा टॉपिक यही था हमारा दोस्तों। समझ गए? आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं आईसीटी के पाठ्यक्रम की। कैसा है पाठ्यक्रम?
आईसीटी में पाठ्यक्रम को निम्न बिंदुओं के अनुसार समझाया गया। पाठ्यक्रम है उसको, शिक्षण भार के स्थान पर अधिगम भार में वृद्धि। शिक्षण भार यानी कि बैग का वजन क्यों बढ़ा रहे हो, वो कम रखो, इलेक्ट्रिक काम में लो आप, सूचना संचार तकनीकी काम में लो आप, और वहां पर अधिगम भार सीखने को बढ़ाओ। समझे? अधिक लचीलापन, शिक्षण है अधिगम है, उसको लचीलापन में रखो। अत्यधिक परिवर्तनशील, समय के साथ बदलो, ये ना कि 10-10 साल तक वही घिसा पीटा रवैया लेकर चलो। कार्यों में विविधता दिखानी चाहिए। अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य अधिगम है वो सिखाना चाहिए। स्व अधिगम के क्षेत्र है वो लाने चाहिए दोस्तों ये पाठ्यक्रम में। सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने सन 1964 से 66 में शिक्षा में जनसंचार माध्यमों के प्रयोग की अनुशंसा व्यक्त की थी दोस्तों। यह हो गया आईसीटी में पाठ्यक्रम। आगे चलते आती है तो आईसीटी में शिक्षण विधियां। आईसीटी के अंदर शिक्षण विधियां दोस्तों, सूचना संचार तकनीकी में शिक्षण विधियां। आईसीटी में शिक्षण विधियों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहली, अधिक रुचिकर, जो भी शिक्षण विधि हो वो छात्रों को रुचिकर लगनी चाहिए। वास्तविक अनुभवों के समीप होनी चाहिए, चाहे बच्चे हो चाहे शिक्षक हो, उनके वास्तविक जो अनुभव है, जो देखे हुए अनुभव है, जो उन्होंने किया है, उनसे जुड़ी हुई वो विधि। तकनीक पर निर्भरता होनी चाहिए, जो शिक्षण विधि काम में ले रहे हैं वो सूचना संचार तकनीकी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। विशुद्ध रूप से विषय वस्तु पर आधारित ना होकर कौशल पर आधारित हो। मतलब जो ये पांचवा ना क्रियाओं पर बल, यही चौथा कह रहा है कि ये ना हो कि जो हमारी विषय वस्तु है उसको समझा दो बोलकर, ना 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 ना, कौशल पर आधारित होनी चाहिए। एक बच्चे का कौशल का विकास उसके द्वारा विधि से होना चाहिए। क्रियाओं पर बल यानी करके सीखने पर बल देने वाली शिक्षण विधि होनी चाहिए। और विधियों के अनुप्रयोग, प्रौद्योगिकी का अर्थ ही है विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना। अतः वर्तमान आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न विधियों जैसे आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रोजेक्ट, ह्यूरिस्टिक, फील्ड ट्रिप आदि के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर बल दिया जाता है दोस्तों। तो आईसीटी के अंदर जो शिक्षण विधियां काम में ली जाती है वो इन पर आधारित रहती है या इन पर आधारित रहनी चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, आगे है आईसीटी में शिक्षक की भूमिका। आईसीटी में शिक्षक की भूमिका को इस प्रकार समझा जा सकता है, सुविधा प्रदाता। आईसीटी के अंदर एक शिक्षक है, वो छात्रों के लिए क्या है, सुविधा दे रहा है, निर्देश देने वाला और मार्गदर्शक की भूमिका में एक शिक्षक होता है। समझ गए? अब देखिए शिक्षक के लिए इसकी उपयोगिता क्या है। यह तो भूमिका हो गई। आईसीटी के द्वारा शिक्षक शीघ्रता से सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है। आज हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो गूगल कर लो, तुरंत मिल जाएगी। कितनी भी सूचनाएं चाहिए हमें मिल जाती है, यह सबसे बेस्ट है। अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है तथा कार्यभार में कमी, शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकता है दोस्तों, यह उपयोगिता है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए क्या इसकी उपयोगिता है। तो देखिए, सूचनाएं एकीकृत रूप से प्राप्त, समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने में। देखिए, एक तो विद्यार्थियों के लिए सूचनाएं एकीकृत एक जगह मिल सकती है पूरी की पूरी, समस्या समाधान की जो योग्यता है वो विद्यार्थियों के अंदर विकसित होती है इसके द्वारा। विश्लेषण व निर्णय क्षमता का प्रशिक्षण तथा विद्यार्थी सूचना के साधनों से परिचित होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं आईसीटी में मूल्यांकन प्रक्रिया की। शिक्षण अधिगम में आईसीटी मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पहला, ऑनलाइन परीक्षाएं, सत्य, वेद्य, वस्तुनिष्ठ और विभेदकारी। क्या होगी? ऑनलाइन परीक्षाएं। समझे? उनके द्वारा तत्काल पृष्ठ पोषण, अगर ऑनलाइन कोई चीज है तो उसका हम तत्काल जांच कर सकते हैं, तत्काल उसका रिजल्ट दे सकते हैं। ग्राफीय निरूपण इसके द्वारा किया जा सकता है। कागज रहित परीक्षण होगा। आज आप, अगर मैं यहां पे ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूं, आपको यहीं पर ये आपका टेस्ट है, ये 4 ऑप्शन आपके आगे, आपने यहां पे टिक किया, आपको पता चल गया इसका उत्तर क्या है, या आपने यहां पर भर दिया 150 क्वेश्चन, यहां पे 150 क्वेश्चन आपने अटेंड किए, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। क्या हमने कागज का उपयोग किया? नहीं दोस्तों। अपरंपरागत पहलू पर भी ध्यान दिया गया है, किसमें? आईसीटी के अंदर दोस्तों। अब बात करते हैं आईसीटी में शैक्षिक प्रबंधन की। आईसीटी में शैक्षिक प्रबंधन की। आईसीटी में शैक्षिक प्रबंधन को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। शैक्षिक प्रबंधन अधिक तीव्र होगा। शैक्षिक प्रबंधन
अधिक तीव्र होगा। किसके द्वारा? सूचना और संचार तकनीकी के द्वारा। समझे? न्यूनतम स्थान एवं अभिलेखों को व्यवस्थित रख रखाव। कम स्थान है अगर आपके पास तो भी आप संपूर्ण जानकारी को रख सकते हैं। कागज रहित कार्यालय आप स्थापित कर सकते हैं। एक आपके पास लैपटॉप है तो आप पूरी स्कूल को हैंडल उसमें कर सकते हैं और त्वरित कार्रवाई उसके द्वारा की जा सकती है। समझ गए आप? तो यह है आईसीटी में शैक्षिक प्रबंधन। आगे चलते हैं और देखते हैं शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का कार्य क्षेत्र। दोस्तों, अध्यापकों के प्रशिक्षण में सहायक है। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का पहला है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण में बहुत आईसीटी के द्वारा सहायता मिलती है। परीक्षण एवं अनुदेशन में भी क्या होता है? आईसीटी उपयोगी होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है? इसकी सहायता मिलती है। शिक्षण अधिगम यानी क्लास के अंदर अगर आप बच्चों को आप सिखा रहे हैं तो वहां पर इसका सारा लेकर आप सहायता बच्चों की कर सकते हैं। नई युक्तियों एवं रणनीति के चयन में इससे सहायता मिलती है। शिक्षण के लक्ष्यों व उद्देश्यों के निर्धारण में इससे सहायता मिलती है। प्रणाली उपागम के उपयोग में इससे सहायता मिलती है और मशीनों एवं जनसंपर्क माध्यमों के उपयोग से इसमें सहायक होते हैं। दोस्तों, तो यह है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के शिक्षा में कार्य क्षेत्र। आगे चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही, विद्यालयों कक्षाओं में आईसीटी संबंधित चुनौतियां और रुकावटें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, अभी बता रहा हूं, ध्यान रखना। भारत जैसे विकासशील देश में आईसीटी का प्रयोग करना अपने आप में अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है एवं इसे उपयोग करने हेतु अनेक तरह की बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। सही बात है दोस्तों। जैसे पर्याप्त बजट का अभाव यहां पर मिलेगा हमें। सूचना संचार तकनीक के लिए बजट चाहिए, वो नहीं मिलेगा। दूसरा, प्रशिक्षित लोगों की कमी, जानकार लोग ही नहीं है। इसे आज के 30 साल पहले जो टीचर बना है वो वर्तमान में सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको आईसीटी के बारे में क्या जानकारी? उसको लैपटॉप कंप्यूटर लाकर दे देंगे तो क्या जानकारी? समझे? संसाधनों की कमी है वर्तमान में। परंपरागत सोच चल रही है, वही पुरानी रूढ़िवादी सोच चल रही है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव मिल रहा है और तार्किक दृष्टिकोण का भी अभाव यहां पर देखने को मिलता है। दोस्तों, यह था पहला टॉपिक। समझे आप? सूचना तकनीकी का, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, पहला टॉपिक था आपका। और यहां से आपको एग्जाम के अंदर 1% मिलेगा इस टॉपिक से, यानी कि 2 अंक आपके इस टॉपिक से क्लियर होंगे। 3 टॉपिक और बचे, 3 टॉपिक 3 क्लासों में लेकर आ जाऊंगा। बस इस क्लास को इतना शेयर कर देना कि हर एक रीट अभ्यर्थी तक ये क्लास पहुंच जानी चाहिए। दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है, राजस्थान जीके वाले फोल्डर में, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं रेट राजस्थान जीके से। फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर जाकर संपर्क कीजिए। और मैं तो कहता हूं सभी साथी मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़े। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।